चलिए, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका सिद्धार्थ एडटेक पर। मेरे प्यारे साथियों, अब नौकरी पीछे भागेगी आपके। बिल्कुल सही सुना आपने। सिद्धार्थ एडटेक एक नवाचार है आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों के लिए, विशेष तौर पर उनके लिए जो सिविल सेवा भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होने वाला है? विशेष तौर पर इतिहास विषय के परिप्रेक्ष्य में आज हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण परिचर्चाओं के साथ। सबसे पहले सिद्धार्थ एडटेक के अंतर्गत मेरा नाम चंदू जैन है और मैं आपके लिए इतिहास विषय का सारी जानकारी लेकर के हाजिर रहूंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैं भारतीय इतिहास में तीनों पार्ट, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, विशेष तौर पर उनके लिए जो राजस्थान इतिहास, राजस्थान आरएस की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरुआत हम करेंगे प्राचीन भारत से, प्राचीन के बाद मध्य, आधुनिक और फिर विश्व, और राजस्थान के इतिहास को सबसे लास्ट में हम यहाँ पर रखने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो देखिए, हम यहाँ पर एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषय है इतिहास। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है डेट इज हिस्ट्री। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब इतिहास क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज द हिस्ट्री? हम इतिहास को क्यों पढ़ें? यह बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो इतिहास पढ़ा क्यों जाता है? तो इतिहास पढ़ा जाता है ताकि हमारे भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो चुकी है, उन घटनाओं का हम वर्तमान में अध्ययन करें और उन घटनाओं से हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है, उनको हम हमारे भविष्य के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें। इसलिए इतिहास पढ़ा जाता है। क्या ये बात क्लियर? तो इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? ताकि हम भूतकाल में घटित घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करके उनको भविष्य के लिए लागू कर सके। भाई, इतिहास है क्या? अगर मैं आपसे एक सिंपल सी भाषा में पूछूं कि इतिहास क्या है, तो इतिहास कुछ घटनाएं तो है मेरे दोस्त, कुछ एविडेंस ही तो है। जो बीत गया वही इतिहास है। सिंपल सी भाषा में समझिए, है ना? जो घटनाएं घटित हो चुकी है, जो समय बीत चुका है, वह इतिहास है। वह अब हमारे पास दोबारा नहीं आने वाला है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हम इस काम को बाद में कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये जो शब्द है ना, बाद, यह हमारे जीवन में कभी नहीं आता है। क्योंकि निकला हुआ तो मेरे दोस्त समय रावण का ही नहीं आया, अकबर का ही नहीं आया, अशोक का ही नहीं आया, तो आपका हमारा क्या आएगा? लंका के राजा रावण ने सोचा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां लगा दूंगा, लेकिन वह समय कभी आया ही नहीं। अगर वो सीढ़ी लग गई होती तो आज हमें पुण्य करने की आवश्यकता नहीं होती। आप और हम मिलकर के सीधे उन सीढ़ियों के माध्यम से स्वर्ग पहुंच गए होते। ठीक है, तो वह घटनाएं जो घटित हो चुकी है, यह घटनाएं कहाँ घटित होती है? तो याद रखिएगा, यह भूतकाल में घटित होती है। इन घटनाओं को हम कहाँ पढ़ते हैं? तो याद रखिएगा, हम इन घटनाओं को पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं वर्तमान में। किसका निर्माण करने के लिए पढ़ते हैं? तो मेरे दोस्त, हम इनका निर्माण करने के लिए पढ़ते हैं भविष्य का, कि भाई हाँ, हम हमारे भविष्य को क्या करेंगे? स्वर्णिम बनाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो एक ऐसी घटना है जो वर्तमान में पढ़ी जाती है और उनसे भविष्य का निर्माण किया जाता है, इसके लिए हम इसको मानते हैं। उम्मीद करता हूं यह बात क्लियर हो गई होगी। कुछ लोग इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि इतिहास वह विषय होता है जिनके अंतर्गत हम भविष्य में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह भी इतिहास कहा जाता है। इतिहास मूल शब्द में अगर हम कहें तो एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम किसी विषय की जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद में हम उस पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वह भी क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। मूल रूप से इतिहास विषय के ये सामान्य बातें हैं जो आपने और हमने मिलकर के की। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आप सबको यह भी जाननी चाहिए। क्या जाननी चाहिए? कि वास्तव में इतिहास क्या भारत का ही है या और जगह का भी है? भैया, इतिहास हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का, हर एक देश का, हर एक राज्य का, हर एक संस्थान का होता है। मेरी बात क्लियर? लेकिन हमारे लिए कितना उपयोगी है और क्या है, यह हमें जानना चाहिए।
हम चूंकि प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास हमारे लिए भारत का और विश्व का महत्वपूर्ण है। अब क्या इसमें प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास पढ़ेंगे? नहीं। कहते हैं वह व्यक्ति जिन्होंने इतिहास में कुछ माइलस्टोन, मील के पत्थर स्थापित किए हैं, उन्हें हम इतिहास के अंतर्गत दर्ज करते हैं और हम उनका अध्ययन करते हैं। एक बात कही जाती है अक्सर, क्या कही जाती है कि जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास रचता है। तो आप और हम यहाँ पर इतिहास रचने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्या बनना है आपको? अधिकारी बनना है ना, एसडीएम बनना है? क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? आईएएस क्रैक करके आपको अधिकारी, कलेक्टर बनना है? तो यह हम बातों से नहीं हो सकती। बड़ी बेरुखी है जिंदगी सनम तेरे बिना, फिर हम करें तो क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, केवल एक निश्चित समय तक अध्ययन करना है और उस अध्ययन की सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। तो आइए हम हमारे इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब हम हमारी प्रशासनिक सेवा के प्रशासनिक सेवा परीक्षा, बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, इसके इतिहास विषय की चर्चा करते हैं तो यह इतिहास दो प्रकार का होता है। ठीक है भैया। पहला होता है भारत का इतिहास, ठीक है, और मेरे दोस्त दूसरा होता है विश्व का इतिहास। बहुत अच्छे से इन बातों को समझने की एक बार कोशिश आप यहां पर करें। पहला भारतीय इतिहास और दूसरा विश्व का इतिहास। ठीक है, चल। जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो भारत के इतिहास को फिर से तीन भागों में बांटा जाता है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस तरह से हम तीन भागों में इतिहास का निर्माण करते हैं। प्राचीन भारत क्या है? प्राचीन भारत इतिहास का वह कालखंड जब एक मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है और जन्म लेकर के वह अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। आप एक बात बताइए, जब भारत में, संसार में कुछ भी नहीं था, मनुष्य जन्म लिया, मानव, ठीक है, इस मानव का क्या हुआ? जन्म हुआ। यह कुछ नहीं जानता था, तो यह भाई क्या था? तो यह बात याद रखिएगा, हमने इसे नाम दिया आदि मानव। ठीक है, यह आदि मानव सभ्य नहीं था, तो ये क्या था? तो ये बात याद रखिएगा, ये था बर्बर, है ना, यह बर्बर था। बर्बर के साथ ही यह खाना बदोश था। खाना बदोश का तात्पर्य क्या होता है? खाना बदोश का तात्पर्य होता है कि भैया जो मिलता है वही खा लेते हैं, कोई नाखरे नहीं करते हैं, जो मिला वही खा लिया। धीरे धीरे यह मनुष्य जो है क्या होने लगा? तो मेरे दोस्त, इतिहास के अंतर्गत कहा गया कि धीरे धीरे यह मनुष्य सभ्य होने लगा, और जब यह मनुष्य सभ्य हुआ तो भारत में एक नई सभ्यता और संस्कृति जन्म लेती है और उसका नाम आता है सिंधु सभ्यता। क्लियर? उसका क्या नाम आया? सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता और संस्कृति का वह रूप है जिसके अंतर्गत मनुष्य पहली बार एक नियोजित नगर नियोजन के अंतर्गत निवास करने लगा। क्या बात क्लियर हो गई? पहली बार मनुष्य एक सिस्टेमेटिक तरीके से अपना जीवन यापन करने लगा। पहली बार एक मनुष्य जो है वह सही और व्यवहारिक रूप में अपना जीवन जीने की शुरुआत करता है। धीरे धीरे, अब देखो, इस सभ्यता में कोई धर्म नहीं था।
मनुष्य को डराना धमकाना है ना भाई साहब, धर्म का सहारा ले लो। तो धीरे धीरे सिंधु सभ्यता के बाद हमारे यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई और इस सभ्यता का नाम आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत मनुष्य के लिए एक नया धर्म दिया गया और उसे हमने नाम दिया वैदिक धर्म। ठीक है, समय के साथ इस वैदिक धर्म में बुराइयां आने लगी। ठीक है, इस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत क्या आ गया, तो याद रखिएगा एक वैदिक धर्म आ गया। बहुत अच्छे से चीजों को समझिए, क्या आ गया, वैदिक धर्म। समय के साथ इसमें क्या आने लगी, बुराई आने लगी, बुराइयां आने लग जाती है तो लोग जो हैं इस धर्म का त्याग कर देते हैं। त्याग करने के बाद अब भारत में नए धर्म का उदय हुआ, तो याद रखिएगा वो है जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन बौद्ध धर्म को संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई, तो यह संरक्षण कौन प्रदान करता है, याद रखिएगा राजा। भाई हर कोई तो संरक्षण दे नहीं सकता ना, हाँ, संरक्षण तो वही दे सकता है जिसके पास ताकत होगी। ताकत किसके पास होगी, राजा के पास होगी। इसीलिए भारत में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, तो याद रखिएगा मगध साम्राज्य का उदय हुआ। अब इतिहास आप देखिए कहां से कहां पहुंच रहा है। ठीक है, मगध साम्राज्य के अंतर्गत कुल मिलाकर के 6-7 राजवंश महत्वपूर्ण हैं। हर्यक राजवंश है, शिशुनाग राजवंश है, नंद राजवंश है, मौर्य राजवंश है। इसके बाद आप सीधा आ जाइए, ठीक है, शुंग राजवंश है, कण्व राजवंश है और आंध्र सातवाहन राजवंश है। यह 7 राजवंश हम मगध साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई, माफी चाहूंगा। अब यहां पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ। मगध साम्राज्य का उदय कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा ये हुआ मूल रूप से गंगा यमुना घाटी में। बताइए कहां होता है, गंगा यमुना घाटी में। बड़ा गजब का उदय हुआ। और जब गंगा यमुना घाटी में उदय हुआ तो बहुत प्रमुख राजवंशों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। यह भूमि राजवंश, जैसे सबसे पहला नाम अगर हम बात करते हैं तो आता है हर्यक राजवंश। क्लियर हो गई। हर्यक के बाद हमारे इतिहास में यहां पर देखने को मिलता है शिशुनाग राजवंश, इतिहास का एक अद्भुत पहलू। इसके बाद नंद राजवंश, मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश हमारे इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय इतिहास में मौर्य राजवंश से ही पहला यूनानी साहित्य प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मौर्य राजवंश भारत के इतिहास का पहला ऐतिहासिक राजवंश था जहां से इतिहास लेखन की परंपरा शुरू होती है। इसीलिए मौर्य काल को हम क्या कहते हैं, मौर्य काल को भारत का पहला ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं। मौर्य काल के बाद अगला जो महत्वपूर्ण राजवंश हमें देखने को मिलता है डेट इज शुंग राजवंश, कण्व राजवंश और याद रखिएगा आंध्र सातवाहन राजवंश। यह राजवंश हम पढ़ते हैं। और फिर इनके बाद अगला महत्वपूर्ण राजवंश जो आता है वो कहलाता है गुप्त राजवंश। ठीक है, इसकी भी हम चर्चा हमारे इतिहास के अंतर्गत करते हैं। यहां से हमारे इतिहास की शुरुआत होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर वास्तविकता में क्या इतिहास यही है क्या? नहीं मेरे दोस्त, देखो समय के साथ क्या होता है ना, आज से 50 साल पहले क्या हुआ करता था, मैं 50 साल नहीं, मैं आज से लगभग 5000 साल पहले या 6000 या 10,000 साल पहले की बात करना चाहूंगा। जब मनुष्य ने पहली बार 2 पत्थरों को आपस में टकराया और आग का आविष्कार किया, तो आग का आविष्कार करना अपने आप में एक चमत्कारिक बिंदु था। इट वॉज सो वंडरफुल टू अस। यह हमारे लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला पल था कि आखिरकार ये है क्या। पता चला यह आग है। हो गई बात क्लियर साहब? ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। समय और तेजी से बदला। आग के बाद मनुष्य पहिए का आविष्कार कर लेता है, तो बहुत तेज गति से यातायात में परिवर्तन हो गया। बहुत तेज गति से यातायात में परिवर्तन हुआ। मनुष्य गुफा में रहने लगा। गुफा में रहने के बाद मनुष्य नगरों में आ गया, घरों में आ गया। सर बड़े बड़े घर क्या हर एक व्यक्ति को अवेलेबल थे क्या? हर एक व्यक्ति को सुलभ थे क्या? नहीं, वह केवल और केवल कुछ लोगों के लिए आश्चर्यचकित थे।
कुछ लोगों के लिए उपलब्ध थे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं थे। क्लियर। आज से 50 साल पहले जब बिजली आई तो क्या बिजली पर सबका अधिकार था? नहीं था। बिजली पर केवल उच्च वर्ग का अधिकार था। आज से 20 साल 25 साल पहले जब मोबाइल आया तो आप याद करिए उस बात को, कैसे भूल जाते हैं कि जब एक चौराहे पर खड़ा होकर के अगर कोई व्यक्ति हाथ में मोबाइल लेकर के बात करता था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आज भी उसके चारों तरफ इर्द गिर्द लोग जो हैं उसे देखने के लिए खड़े हो जाते थे कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो फिर और आज सबके पास मोबाइल है, कोई महत्व ही नहीं रहा। तो सर इतिहास इसी तरह बदलता है। पहले कुछ वस्तुएं कुछ लोगों तक सीमित थी, फिर वस्तुएं सबके लिए सुलभ हो गई, तो नई वस्तु आई वह फिर कुछ लोगों के लिए सुलभ हो गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जब हम इतिहास की शुरुआत करते हैं, मनुष्य बर्बर था, खाना बदोश था। समय के साथ मनुष्य ने अपने रहन सहन जीवन में परिवर्तन किया और वह मनुष्य जो है अब क्या होने लगा? सभ्य होने लगा, एजुकेटेड होने लगा। ये बात याद रखिए, ठीक है। बहुत बड़ी। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि सभ्यता क्या है? एक सिंपल सा सवाल, अक्सर साक्षात्कार में यह सवाल पूछ लिया जाता है कि सर सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताइए। जब आप आपके पीसीएस का साक्षात्कार देने जाएंगे तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज द कल्चर, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड द कल्चर। तो आपको कुछ नहीं कहना है, सभ्यता क्या है? बर्बरता के विरुद्ध आंदोलन है। मनुष्य कुछ नहीं जानता था, जो मिलता था वह खा लेता था, लेकिन धीरे धीरे वह मनुष्य सभ्य होने लगा तो उसने क्या हो गया? सभ्य हो गया। तो वह सभ्यता क्या है? बर्बरता के खिलाफ आंदोलन है। और संस्कृति क्या है? उस सभ्यता को गति देने का माध्यम है। एक छोटा बच्चा जो आपके घर में हो उसको जरूर देखिएगा, वह कैसे खाता है। उसको कुछ चीज खाने के लिए दे दीजिए, पूरे हाथ खराब कर लेगा। वह चम्मच से खाएगा तो पूरा मुंह जो है, मुंह में कम और नाक पे चेहरे पे ज्यादा लगाएगा, कपड़े खराब कर लेगा, जगह खराब कर लेगा। क्या वह सभ्य है? नहीं, वह सीख रहा है। फिर उसकी मम्मी आएगी, दे थापड़े दे थापड़े दे थापड़े, भाई साहब कहीं कर रहे हो ये? तेरी माई साफ करेगी कि? अरे भाई थारी माई, उनकी माई तो साफ करेगी और दूसरा की तो आना वसूरी। ये तो पापा जी सुकून नहीं पड़ी हुई, दूसरा की भी आएगी की है। ठीक है। तो उसकी मम्मी फिर उसको सिखाती है कि ऐसे नहीं खाते हैं बेटा। अभी आम के सीजन चल रहा है, आपने देखा होगा घर में आम जो है वह कितनी सभ्यता के साथ खाया जाता है। लेकिन वही आम, सॉरी, अगर आप किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं तो आम कैसी सभ्यता के साथ खाते हैं। लेकिन अगर आप वही आम अपने घर में खा रहे हो तब क्या सभ्यता होती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। यही सभ्यता और संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर होता है। तो आइए इतिहास को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। बहुत अच्छे से चीजों को समझिए। भारतीय इतिहास के मूल रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इनको जानने की कोशिश करिएगा। देखिए सर, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा, बड़ा मजा आने वाला है इतिहास विषय के अंतर्गत। अब तक लोग यह कहते थे कि सर इतिहास विषय जो है बड़ा बोरियत भरा विषय होता है, मजा नहीं आता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इतिहास के जैसा विषय ही नहीं है। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं इतिहास विषय का विद्यार्थी हूं, मैं यह इसलिए कहता हूं कि वास्तविकता में इतिहास वह ज्वलंत विषय है, इतिहास वह जीवंत विषय है जिसके माध्यम से हम अपने आप के आईने में झांकते हैं और हम देखते हैं कि हम क्या है। ठीक है ना, आओ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं प्राचीन भारत। ठीक है। एक भाग होता है और इस भाग को हम कहते हैं मध्यकालीन भारत। बहुत अच्छे से चीजों को जानने की और समझने की कोशिश करें। एक होता है जिसे हम कहते हैं आधुनिक भारत।
अब ये सब है क्या भैया, इनको समझिए। देखिए, जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो यह कहां से शुरू होता है, यह प्रारंभ से लेकर के 647 ईस्वी तक यह रहता है। ठीक है, प्रारंभ यानी कि जब से मानव का विकास हुआ है। प्रारंभ में क्या हुआ, तो याद रखिएगा, प्रारंभ में आ जाता है मानव का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। 647 में क्या हुआ, तो यहां पर समझने की कोशिश करिए। यहां पर एक घटना घटित हो गई कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु। बहुत अच्छे से चीजों को समझिए, वास्तव में आप लोग समझेंगे कि सर इतिहास बहुत गजब की चीज है। क्लियर। जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत 1206 से लेकर 1707 ईस्वी तक होती है। 1206 में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। सल्तनत की क्या हो गई, स्थापना हो गई। 1707 में क्या हो गया, जो औरंगजेब है इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। आधुनिक भारत की शुरुआत जो है हम 1757 से लेकर के 1947 तक लेते हैं। ठीक है, कब तक लेते हैं, 1947 ईस्वी तक। मेरे प्यारे साथियों, 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। और 1947 में क्या हुआ, तो आप सभी जानते हैं, भारत आजाद हो गया। भारत आजाद। क्या ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आप कुछ बातें नोटिस कर रहे होंगे, वह क्या नोटिस कर रहे होंगे, थोड़ा सा उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि सर ये 647 से लेकर के 1206 का काल क्या कहलाए। हमें यह बात समझने में नहीं आई। ठीक है, और इधर 1707 से लेकर के 1757 का जो यह पीरियड है, यह क्या कहलाया, हमें यह बात समझने में नहीं आई। ठीक है, आखिर हम बीच के 600 सालों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि आखिरकार ये है क्या। क्या ये बात क्लियर हो गई। और यहां पर हम 50 सालों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ समझिए। जब सम्राट हर्षवर्धन का देहांत होता है तो वह निसंतान था, उसके कोई पुत्र नहीं था। और आपको यह पता होगा, हमारे समाज में, हमारे इतिहास में, जिस पिता की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके पुत्र को उसका उत्तराधिकारी माना जाता है। यह महत्व केवल, यह स्थान केवल और केवल पुत्र को ही प्राप्त है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा साहित्य कह रहा है, समझिए। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं थी, तो उसके बाद उसका जो साम्राज्य था वह छोटे 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 भागों में बट गया। जो उसके दरबारी थे वो दरबारी जगह जगह अपनी स्वतंत्रता को स्थापित करने लगे, कहने लगे कि मैं तो अपने क्षेत्र का राजा स्वयं हूं, आई एम द किंग ऑफ माई एरिया, मुझे दूसरे की रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्या हुआ, ये छोटे छोटे राज्य ही बाद में राजपूत राजवंश के रूप में जाने जाने लगे। राजपूत काल के रूप में, राजपूत पीरियड के रूप में जाना जाने लगा। इन्हें हम प्री मिडाइवल पीरियड या पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। तो यह काल क्या कहलाता है, पूर्व मध्य काल, या हम इसे ही कहते हैं राजपूत काल। क्या ये बात क्लियर हो गई। पूर्व मध्य काल कह लीजिए या राजपूत काल कह लीजिए, ये हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब 1707 से लेकर के 1757 में क्या हुआ, तो भैया इस काल में मुगल राजा हुए, लेकिन यह मुगल राजाओं में वह शक्ति नहीं थी जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में थी। ये तो केवल बस मौज मस्ती करने वाले थे, आए थे गए थे, आए थे गए थे, आए थे गए थे। यानी कि यह काल जो है एक ऐसा काल होता है जिसके अंतर्गत मुगल दरबार में षड्यंत्र रचे जाते हैं कि किसे राजा बनाया जाएगा, किसे हटाया जाएगा, कौन राजा बनाएगा,
कौन पावर में रहेगा, कौन किस तरह की पावर का उपयोग करेगा, इस तरह के कार्य यहां पर किए जाने लगे। तो कोई बहुत बड़ी ताकत यहां पर नहीं रही है। 50 वर्षों तक भारत के इतिहास में कोई धनी धोड़ी नहीं रहा कि भारत की कौन सार संभाल करेगा। हु विल कंट्रोल द इंडिया, हु विल रूल द ऑन इंडिया, नो वन नॉन, कोई नहीं जानता था। सब आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे से। तो याद रखिएगा, इसीलिए हम इस काल को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, पूर्व मध्य काल कहते हैं। सॉरी, उत्तर मुगल शासकों के काल के रूप में हम इसे जानते हैं। उत्तर मुगल काल। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और मेरे दोस्त ये सारी चीजें। अब आप कहेंगे कि सर हमें इनमें पढ़ना क्या क्या है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमें यह बात बताओ। बिल्कुल मेरे दोस्त, आइए सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो एक बात याद रखो, स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे ना तो चीजें अपने आप क्लियर होती जाएगी। आप एक साथ 10 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। अगर एक साथ 10 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करेंगे तो गिर जाओगे, और गिर गए तो मेरे दोस्त मनोबल टूट जाएगा, और मनोबल टूट गया फिर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए सफलता प्राप्त करने के लिए मनोबल को बनाए रखना जरूरी है। और मनोबल कैसे बनेगा? जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक साथ 10 रोटी खाने का प्रयास मत करिए। अगर एक साथ 10 रोटी खाएंगे तो फिर पचेगी नहीं, और नहीं पचेगी तो फिर अंततः क्या होगा? नुकसान होगा। ये दो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट बातें हैं। ठीक है, तो अब चीजों को समझते हैं कि सर हम प्राचीन काल में क्या पढ़ेंगे, मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे, और हमारे आधुनिक भारत में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ी सी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर जानकारी देता हूं विशेष तौर पे प्राचीन भारत की, कि सर हम जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो हम इस प्राचीन भारत में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, चीजें समझ में आनी चाहिए। और अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हैं, हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, तो सिद्धार्थ एडटेक का मोबाइल एप्लीकेशन आप वहां पर डाउनलोड करिए। हमारे पेड कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं। बहुत शानदार अंदाज में यह कोर्स अवेलेबल है, आप जरूर डाउनलोड करिएगा सिद्धार्थ एडटेक मोबाइल एप्लीकेशन। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो भैया सबसे पहले स्रोत। हमें इस काल की जानकारी देने वाले सोर्स कौन कौन से हैं? क्या बिना सोर्स और बिना जानकारी के इतिहास लिखा जा सकता है? नेवर, नेवर एवर। हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि इस तरह का इतिहास लिखा जा सकता है जिसका कोई और छोर नहीं हो। संभव ही नहीं है। अगर हमें इतिहास लिखना है तो हमें कुछ जानकारियां होनी चाहिए। तो हम स्रोत पढ़ते हैं। स्रोत के बाद हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, डेट इज प्री हिस्टोरिक इंडिया या प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसके बाद आप सीधा आ जाइए सिंधु सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल ये पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, जिसमें मनुष्य ने समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने उपकरणों का निर्माण किया, उनमें परिवर्तन किया, और वही परिवर्तन उसके सभ्यता के या उसके विकास के चरणों के रूप में जाना जाता। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास का पहला नगरीकरण है। यह नगरीकरण की संख्या गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी किताब दी अर्बन रिवॉल्यूशन में प्रस्तुत की है। तो इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर या वैदिक सभ्यता। इसको हम यहाँ पर आपके बीच में लेकर के आते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बाद हम कहीं ना कहीं आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है यह भारत के इतिहास में एक घटना के रूप में जाने जाते हैं, दैट इज धार्मिक आंदोलन। क्या ये बात क्लियर हो गई? हम इनकी चर्चा करते हैं। इनको संरक्षण देने के लिए अनेक छोटे छोटे राजवंश हुए जिन्हें हम महाजनपद काल के रूप में जानते हैं। ठीक है,
महाजनपद काल में ही मगध को पढ़ लेंगे, ठीक है। मगध के बाद या महाजनपद काल के बाद हम चर्चा करते हैं मौर्य काल। इस मौर्य काल की हम बात आपके लिए करते हैं। मौर्य काल में कला, साहित्य, स्थापत्य, अशोक के अभिलेख, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, यह हमारे लिए उपयोगी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते। तो मौर्य काल हम पढ़ते हैं। इसके बाद दो महत्वपूर्ण राजवंश हम लेते हैं। एक राजवंश होता है जिसे हम कहते हैं कुषाण, और एक होता है सातवाहन। कुषाण राजवंश और एक होता है मेरे दोस्त सातवाहन राजवंश। क्लियर हो गई। इसके बाद आपको सीधा लेकर चलेंगे गुप्त काल। द गुप्त पीरियड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल। क्लियर हो गई। गुप्त काल जैसे ही खत्म करते हैं हम सीधे हमारी बात रख देते हैं वर्धन वंश पर। वर्धन वंश के बाद हम आपको लेकर चलते हैं दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में जैसे हमने चालुक्य पढ़ लिए, चोल पढ़ लिए, क्या बात क्लियर हो गई। पल्लव हम यहां पर आपके लिए लेकर के आएंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना डेट इज संगम काल। यह आपके प्राचीन भारत के अध्याय रहेंगे, हम इन्हें यहां पर आपके लिए रखेंगे। स्रोत प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, कुषाण काल, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, दक्षिणी भारत, संगम काल। एक बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। विशेष तौर पर हमारा उद्देश्य इनको पढ़ना ही नहीं रहेगा, हम इनके साथ जो हमारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे हम उनको हल करवाते चलेंगे। मॉडल आंसर मैं आपको कुछ यहाँ पर बताऊंगा कि आदर्श उत्तर जो होता है वह क्या होता है, हम इसकी चर्चा आपके साथ में करेंगे। क्या बात क्लियर हो गई। उत्तर लेखन कैसे किया जाए, किस तरह से प्रश्न बनता है, हम इन मुद्दों पर आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो यह हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। इसके बाद सीधी बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। तो अगला आ जाता है हमारा मध्य काल। मध्यकाल में हम कहां से हमारे इतिहास की शुरुआत करते हैं, कितना पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे समझिएगा। तो भैया इसकी शुरुआत की जाती है सल्तनत काल से। सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526 तक रहता है। इसके बाद 1526 में शुरू हो जाता है मुगल काल, 1526 से लेकर के 1707। इसके बाद धार्मिक आंदोलन, इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। हिंदू धर्म का हुआ जिसे हम कहते हैं भक्ति मूवमेंट, और मुस्लिम धर्म का हुआ जिसे हम कहते हैं सूफी मूवमेंट। क्लियर हो गई। यहां पर हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, और यहीं पर हम पढ़ेंगे आपके मराठा साम्राज्य। यह आपके मध्यकाल के टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है। आपको लग रहा होगा सर ये तो 5-6 ही टॉपिक है, क्या इतने में मध्यकाल हो जाएगा? भैया संख्या बल महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है, कंटेंट महत्वपूर्ण होता है। और इनमें कंटेंट बहुत सारा है। आप मुगल काल पढ़ेंगे ना, खूब सारा कंटेंट मिलेगा। बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। सल्तनत काल पढ़ेंगे गुलाम वंश का, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, फिर उनका प्रशासन, उनका स्थापत्य, उनका कला, साहित्य, योगदान, ये वो फलाना ढीमका। भाई साहब भरपूर है, कोई समस्या नहीं है। तो यह हम पढ़ेंगे। जब हम भक्ति काल पढ़ते हैं तो भक्ति काल में 2 प्रकार की विचारधाराएं पढ़ते हैं।
सगुण विचारधारा, निर्गुण विचारधारा, फिर उनके संत पढ़ते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। सूफी पढ़ेंगे तो सूफियों में 5 सिलसिले 6 सिलसिले भारत में हुए हैं, उन सिलसिलों को पढ़ते हैं, उनके संतों के बारे में बात करेंगे, उनका योगदान पढ़ेंगे, उनका साहित्य पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों की चर्चा करते हुए बहमनी साम्राज्य के साथ उनके संघर्ष पर बात करना चाहूंगा और उनसे बनने वाले सवालों पर चर्चा करना चाहूंगा। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप बेसिकली किस अंदाज में पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये है, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। यह बात हमेशा याद रखिए। तो क्या यह बात क्लियर हो गई? तो हमें इन मुद्दों पर चर्चा करनी है, सल्तनत काल, मुगल काल, धार्मिक आंदोलन, भक्ति, सूफी, विजयनगर और मराठा साम्राज्य। आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए साहब, इसके बाद हमारा अगला मुद्दा आता है आधुनिक काल। कि सर हम इस आधुनिक काल में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, समझिए। आधुनिक काल की शुरुआत कब होती है? तो आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन से। यूरोपियन कंपनियां भारत आई, भारत आने के परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या क्या काम किया वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, यूरोपियन कंपनियों में सबसे शक्तिशाली कौन था? ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। जब ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई तो इन्होंने किसी के साथ संघर्ष किया होगा, चाहे वह बंगाल के नवाब हो सकते हैं, चाहे वह आपके मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान हो सकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चाहे वह आपके मराठे हो सकते हैं, चाहे वह आपके सिख हो सकते हैं, चाहे वह आपके फ्रांसीसी हो सकते हैं। फ्रांसीसियों के साथ इन्होंने कर्नाटक के युद्ध लड़े थे, तो हम इनके साथ संघर्ष की बात करें वर्सेस ब्रिटिश। संघर्ष क्लियर? बंगाल, मैसूर, मराठे, सिख, फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष। ठीक है, जब हम आगे बढ़ चुके होंगे तो हम पढ़ना चाहेंगे ब्रिटिश सरकार की नीति। ब्रिटिश की नीति, ठीक है, नीति कौन सी? तो मूल रूप से होती है हमारे यहां पर आर्थिक नीति। आर्थिक नीति में हम देखते हैं जमींदारी व्यवस्था को लागू कर देते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करते हैं। क्या थी यह? हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया, स्थायी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून क्या है, हम इनको यहां पर देखते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जन आंदोलन। इस नीतियों की वजह से भारत की आम जनता का शोषण होने लगा, तो इन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। जन आंदोलन पढ़ने के बाद यह अंग्रेज कहते हैं कि भैया हम भारत में संवैधानिक सुधार करेंगे। तो भारत का संवैधानिक सुधार, ठीक है। इसके बाद 1857 की क्रांति। क्रांति के बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन के बाद ब्रिटिश शिक्षा का विकास या आधुनिक शिक्षा का विकास। आधुनिक शब्द लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
आधुनिक शिक्षा का विकास हो गया तो भाई साहब समाचार पत्र आने लगे, और फिर इसके बाद सीधा आ जाते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और फिर आजादी के बाद भारत, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आजादी के बाद भारत, ये टॉपिक रहे। सामान्य तौर पर सिविल सेवा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय आधुनिक भारत ही होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रवृत्ति देखने को मिली है कि आधुनिक भारत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन, और प्राचीन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मध्यकाल, यानी कि सभी से बराबर सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये हमारी रूपरेखा रहेगी। आपने देखा कि हम जो सिद्धार्थ एडटेक पर मिलने वाले हैं, वह मुलाकात के दौरान आप और हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त, एक रूपरेखा, एक खाका मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार किया। सबसे पहले हमने इतिहास के बारे में आपको बताया कि वास्तव में इतिहास है क्या। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद हमने इतिहास को 3 भागों में बांट करके जानने की कोशिश की। प्राचीन भारत में क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। उसके बाद प्राचीन भारत में हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, स्त्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, धार्मिक आंदोलन, महाजनपद काल, मौर्य काल, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, दक्षिणी भारत में चालुक्य, चोल, पल्लव, संगम काल, मध्यकाल में सल्तनत, मुगल, धार्मिक आंदोलन, भक्ति, सूफी, विजयनगर, मराठा। आधुनिक में यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, बंगाल, मैसूर, मराठे, सिख, फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के संघर्ष, ब्रिटिश की रणनीति, आर्थिक नीति, विशेष तौर पर जन आंदोलन, संवैधानिक सुधार, 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, आधुनिक शिक्षा का विकास, समाचार पत्र, राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी के बाद भारत। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब मैं आपको बताता हूं आखिर यह कोर्स महत्वपूर्ण क्यों है। कोर्स क्यों महत्वपूर्ण है? भैया सबसे पहले तो याद रखिए कि पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है, पाठ्यक्रम संपूर्ण करवाया जाएगा। ठीक है, पूरा पाठ्यक्रम होगा। आपके उत्तर लेखन पर विशेष बल दिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक समझ आधारित क्लास इसमें होगी, समझ आधारित। इस समझ आधारित से ज्यादा आपकी सोच जो है वह विकसित हो पाएगी, सोच विकसित हो पाएगी कि आखिरकार हमें जो है वह उत्तर लेखन कैसे करना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह पाठ्यक्रम जो है आपके लिए उपयोगी रहेगा, विशेष तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो चाहते हैं कि वह सिविल सेवा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। सिद्धार्थ एडटेक पर बने रहें और मिलते रहें मुझसे। मैं आपके लिए सिद्धार्थ एडटेक के एप्लीकेशन पर रोज क्लास लेकर आऊँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। मेरा नाम चंदू जैन है। नमस्कार।